Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. Hope आप लोग fit और fine होंगे वहाँ पे. So students, as we all know that कि हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स को कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी. एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ सम असाइनमेंट. So we have complete one assignment based on the electrostats and today it is being turned to continue that assignment. यानी आज हम लोग उसी assignment को जहाँ पे हम लोगों ने left किया था उसी को continue करने वाले हैं. But before starting to that, I request to all the students, those who haven't seen that lecture, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ उस लेक्चर को कम्प्लीटली देखिए, उसे अंडरस्टैंड कीजिए, उसके डाउट्स क्लियर कीजिए, देन प्रोसीड टू द पार्ट 2 ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड द स्टूडेंट जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अपने चैनल को फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन सो दैट इन फ्यूचर जैसे ही मैं आपको कोई न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. ओके, विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट much time, let's start with the part 2 of the electric force and electric field के साथ शुरू कर देते हैं. ओके, सो आज हम लोग वही काम करने वाले हैं और हमारा लोगो फिर से वही रहेगा. वी विल ट्राई टू क्लियर वाई इज द वाई का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे. दैट when the why is clear, definitely how is going to be easy. Okay, so let's start with the assignment. So today we are going to start with the electric force, electric field. I am again calling part 2. Part 1 हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले part 1 को कंप्लीट कर लीजिए. So let's start with the part 2 बेटा. So in the part 2 we are starting with the question number 9. Question number 9 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्लीज़ एवरीवन ऑन द स्क्रीन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. बट क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब ये नहीं कि हम लोग 9 से जंप किए, अप टू द 8th क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. तो चलिए एक बार सब ध्यान देंगे इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल ए बी एंड सी डी. सो वी हैव टू इलेक्ट्रिकल स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल ए बी एंड सी डी, ईच विद द डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी. तो दोनों डाइपोल आइडेंटिकल हैं और दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो स्मॉल पी है. आर प्लेस एट एंगल ऑफ 120 डिग्री एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे कोई फिगर नहीं है तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर विद यू, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. हाँ, ये क्वेश्चन 2011 एंड 2014 में पूछा गया था सीबीएसई के अंदर. सो एट दैट टाइम वो आपको फिगर अवेलेबल कराएंगे. सो ओके, सो द फिगर वुड बी गोज लाइक दैट. एक बार सब फिगर पे ध्यान देंगे. सो वी हैव टू डाइपोल्स, हमारे पास टू डाइपोल्स हैं. ओके, सो डाइपोल्स आर बीन इन दिस मैनर. द फर्स्ट डाइपोल इज ए बी डाइपोल. ये हमारा पहला डाइपोल है. हेयर वी हैव माइनस क्यू चार्ज, हेयर वी हैव प्लस क्यू चार्ज. दिस इज आवर फर्स्ट डाइपोल. वी हैव वन मोर डाइपोल एज फॉर द क्वेश्चन, सी डी डाइपोल. हमारे पास एक सी डी डाइपोल भी है बेटा यहाँ पे, और हमारा जो सी डी डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से है. ओके, so we are going to give name C and this is my D dipole. At C we have negative Q, at D we have positive Q. Okay, and the angle between AB and CD, that angle is 120 degree. ये हमें clearly mention है. So this is the diagram जो कि आपको आपके क्वेश्चन में given है. That we have two identical dipole, दोनों dipoles identical है. It means the charge of both the dipoles are same, the length are same, और दोनों का dipole moment small p given है. Now he is asking the first thing, what is the resultant dipole moment of this combination. इस combination का net dipole moment क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कितने डाइपोल हो गए? 2. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रिकॉल करके बताइए अपनी थ्योरी से. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? अगर आप अपनी थ्योरी से इसे रिकॉल करें, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? याद आया? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है. तो चलिए ए बी की डायरेक्शन कहाँ होगी? ए बी का नेगेटिव बी पर है और पॉजिटिव ए पर है. तो द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फर्स्ट डाइपोल वुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए बी टू ए, यानी यू कैन से इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है. ओके, सेकेंड कौन सा है हमारा? सी डी.
उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो C पर माइनस क्यू है और D पर प्लस क्यू है बेटा, तो डायग्राम ऐसे ही गिवन है, तो डायरेक्शन ऑफ CD वुड बी फ्रॉम C टू D, नॉट D टू C। तो हमारा दूसरा डायपोल मोमेंट जो हमारा सेकेंड डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जो कि इस तरफ होने वाला है। तो इसका मतलब हमारे पास टू वेक्टर्स मिल गए। अब हमें उन दोनों का क्या चाहिए, वी नीड देयर रिजल्टेंट। हमें उनका क्या चाहिए बेटा, हमें उनका रिजल्टेंट चाहिए। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट, ये हमारा रिजल्टेंट है। तो चलिए रिजल्टेंट पे काम कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वी ऑल नो दैट P रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट वुड बी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, and what is the angle between both of them? It is 120 degree. Am I clear with that? A is means the first dipole, B means the second dipole, और second dipole का dipole moment please P ही है। ओके दोनों आइडेंटिकल थे। तो लेट्स सॉल्व दैट, ये तो सिंपल मैथमेटिकल हो गया। तो रिजल्टेंट डायपोल इज इक्वल टू हाउ मच, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इट वुड बी 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ cos 120 इज नेगेटिव हाफ। एंड व्हेन आई सॉल्व दैट हमारे पास रिजल्ट में क्या बचा, जस्ट ओनली रूट ओवर p स्क्वायर। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज जस्ट ओनली p। तो हमारा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना आया, P इज द न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें रिजल्टेंट मिला। एम आई क्लियर? ओके, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रॉम द क्लास 11 प्लीज हम लोगों ने एक चीज सीखी थी बच्चे, अगर आपको याद है, एंड दैट थिंग वाज व्हेनेवर द टू वेक्टर्स आर इक्वल द रिजल्टेंट ऑलवेज बाइसेक्ट देम। क्लास 11th वेक्टर चैप्टर में हमने सीखा था कि जब भी दो वेक्टर्स न्यूमेरिकली इक्वल करेंगे रिजल्टेंट हमेशा उन्हें बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है रिजल्टेंट इज गोइंग टू मेक 60 डिग्री विद द फर्स्ट एज वेल एज द 60 विद द सेकेंड। तो मैंने फर्स्ट के साथ ड्रॉ कर दिया, ओके। और ये हमारा एक्स एक्सिस था बेटा, इसको कोई नहीं भूलेगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2, बट हम लोग इसे पार्ट 1 नाम दे देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कंटिन्यू, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। ओके, नाउ द क्वेश्चन कंटिन्यू, इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो इस सिस्टम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ई वेक्टर विच इज अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ई वेक्टर जो कि प्लस एक्स एक्सिस में है। सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द ई वेक्टर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग। तो अब हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, मीन द डायपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके, दिस टाइम नॉट ओनली द सिंगल डायपोल इज प्लेस, ऐसा नहीं है कि यहां पे केवल एक डायपोल रखा गया, यहां पे एक सिस्टम ऑफ द डायपोल है, क्लियरली मेंशन है, यानी दोनों डायपोल मोमेंट का नेट टॉर्क चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास डायपोल मोमेंट नॉट ओनली वन, हमें रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा हमें यहाँ पे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट चाहिए होगा, जो कि हमारा P ही आया है न्यूमेरिकली, फॉर्चुनेटली आ गया P, बट हमने रिजल्टेंट निकाला है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, PR मीन्स रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इनटू E इनटू साइन ऑफ थीटा, एंड हेयर दिस एंगल रिप्रेजेंट, ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो फर्स्टली हमें इस थीटा को आइडेंटिफाई करना है। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट दिस वन आर वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट था और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हमें ये एंगल चाहिए बेटा, यहाँ पे वी नीड दिस एंगल। ओके, तो एवरीवन एक बार ध्यान देंगे। सो दिस एक्स एक्सिस हमारे इस वाले P के साथ कितना एंगल बना रहा है, P मीन्स द डायपोल मोमेंट ऑफ AB, AB के डायपोल मोमेंट के साथ कितना है 90 डिग्री। रिजल्टेंट AB के डायपोल मोमेंट के साथ कितने डिग्री पे 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्यों आया, क्लियर है, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा था रिजल्टेंट AB वाले डायपोल मोमेंट को भी और CD वाले डायपोल मोमेंट को भी। तो आप सब ध्यान देंगे, दिस एंगल इज 90 डिग्री,
ए बी डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस के साथ 90 बना रहा है और हमारा जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ 60 बना रहा है, तो ये रिमेनिंग कितना 30 डिग्री। क्लियर विद द एंगल कॉन्सेप्ट? प्लीज अगर किसी को नहीं समझ में आया वो एक बार रिमाइंड करके जरूर देखेंगे। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज पी इटसेल्फ into E into sine 30. And now it has been clear. What is the value of sine 30? It is 1 by 2. So the dipole moment is, sorry, the torque acting on the dipole would be on the system of the dipole. Sorry, the torque acting on the system of the dipole is PE by 2. Am I clear? So this is the magnitude. ये तो हमारे पास क्या आया इसका? Magnitude आया है। बट इन द क्वेश्चन ही इज ऑल्सो आस्किंग फॉर द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आपको अपने टॉर्क के एक्सप्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा उसका, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट कहां होता है? वी नो दैट टॉर्क वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ किसके किसके, जिन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज आवर डायरेक्शन कैरेक्टर जो हम लोग अपने वेक्टर फॉर्म में चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो परपेंडिकुलर एक्सिस की फॉर्म में भी हम अपने आंसर को गिवन कर सकते हैं। होप एम आई क्लियर? सो दिस इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स मिनिमम कम से कम सीबीएसई में कैरी करता है। डन है? सो टुडे हमारा फोकस पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस को वर्क करना है, तो हम लोग ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस को ही देखेंगे। ओके, नाउ प्लीज प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, यानी हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2, बट एज पर द प्लान हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो रीड द क्वेश्चन प्लीज एवरीवन विद मी। A hollow cylindrical box of the length 1 मीटर, तो उसका लेंथ है, सिलेंडर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे गैप दे देते हैं। ओके, सो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये पावर ऊपर जाता है, 2 नहीं है यहाँ पे। चलिए, ओके, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। तो इसका भी डायग्राम हमें गिवन है, मैंने जानबूझ के नहीं रखा है ताकि हम लोग डायग्राम को एनालाइज करें तभी हमें साथ के साथ मिले, तो मैंने कुछ डायग्राम जानबूझ के स्किप रखे थे। सो द क्वेश्चन वुड बी इन दिस मैनर। So this is our z axis, this one is our y axis, and this one is x axis. Over that axis coordinates we have a hollow cylinder. हमारे पास एक hollow cylinder है जो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा. तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा. So we have a hollow cylinder which is being placed over the x-axis in this manner, having length 1 meter. तो इसका लेंथ कितना है? The length of the hollow cylinder is 1 meter. Okay, अगर ये vertical होता तो हम इसे height बुला देते. And cross section area is 25 centimeter square. It means he is talking about this area. वो इस area की बात कर रहा है, इस cross section area की, इस side वाले की नहीं, क्योंकि इस side वाले area को तो हम लोग क्या बुलाते हैं? Curved surface area. तो इसने cross section area का है, so it means he is talking about this, and this area is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. स्क्वायर में था बेटा, ओके, सेंटीमीटर को मीटर में -2, तो मीटर स्क्वायर होगा तो -4 में. ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज 50x I कैप. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कितना है? 50x I कैप. I कैप मीन्स x एक्सिस में. So the direction of the electric field is in this manner, 50x न्यूटन पर कूलम. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट आई कैप क्योंकि मैंने एरो दे दिया है, तो विच इंडिकेट्स की ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस में होने वाला. नाउ ही इज आस्किंग नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर. हाँ, एक चीज है जो इसमें नहीं गिवन है, जो आपको डायग्राम में आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, दिस सेपरेशन, and this separation is also given in as a 1 meter. ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस का भी है. तो चलिए, he is asking what is the net flux and the charge enclosed by the cylinder. Am I clear with the diagram? I think मैं डायग्राम के साथ क्लियर हूं आपके. चलिए, so now we have to find out the net flux.
तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हमें सिलेंडर सरफेस को स्टडी करना पड़ेगा। अब सिलेंडर के पास कितने सरफेसेस, वी हैव 3 सरफेस, सो आई एम टेकिंग दिस सरफेस एज अ सरफेस नंबर 1, कर्व्ड सरफेस को मैं ले रहा हूं सरफेस नंबर 2, और इस सरफेस को मैं ले रहा हूं सरफेस नंबर 3, यानी लेफ्ट सरफेस इज 1, राइट सरफेस इज 3 एंड कर्व्ड सरफेस इज 2। तो वी नीड व्हाट, हमें चाहिए नेट फ्लक्स, तो वी नीड नेट फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स इज फ्लक्स ऑफ 1 प्लस फ्लक्स ऑफ 2 प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस नंबर 3। तो चलिए फर्स्ट का फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है 50x, एरिया कितना है 25, ये हमारे पास अवेलेबल ही है 25 इंटू 10 की पावर -4। ओके, नाउ मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें थीटा के बारे में बात करना है। फॉर द सरफेस नंबर 1 व्हाट इज द थीटा, थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सॉरी। सो फर्स्ट सरफेस एरिया वेक्टर इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, जिस तरफ एरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ है, तो थीटा कितना डिग्री 180 डिग्री। सो फॉर द फर्स्ट सरफेस द थीटा इज बीन 180 डिग्री। और चलिए सॉल्व करते हैं, और फर्स्ट सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, सो इट विल बी 50 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 एंड cos 180 -1। सो हमारे पास कितना हो गया ये बेटा 25 5 जा, इट वुड बी कितना 125 माइनस एंड 10 पावर माइनस हाउ मच 3, 10 पावर -3। ये हमारा फ्लक्स आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस नंबर 1। ये हमारा फ्लक्स है कहां से, फर्स्ट सरफेस से है। तो एक बार इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड को बस चेंज कर लेता हूं, शायद माइट बी सिमिलरली ऐसे ही हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू व्हाट, सरफेस नंबर 2 से। चलिए सरफेस नंबर 2 से फ्लक्स निकालते हैं। तो सरफेस नंबर 2 से फ्लक्स देखते हैं क्या होने वाला है हमारे पास। तो सरफेस नंबर 2 का फ्लक्स कितना होगा वो देख लेते हैं एक बार। ओके, नाउ बैक टू द पार्ट। तो एक बार देखिए सरफेस नंबर 2 कौन है हमारा, तो सरफेस नंबर 2 इज कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा। ओके, तो φ2 निकाल लेते। तो आई एम मार्जिनिंग, मैं यहाँ पे एक मार्जिन खींच रहा हूँ प्लीज। सो सरफेस नंबर 2 का फ्लक्स इट वुड बी ई ए कॉस। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द सेकेंड सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकेंड का सरफेस कहाँ है बेटा, सेकेंड का सरफेस इज इन अ आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली आप लोग अपने पेन को या किसी भी एक बॉडी को देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ पेन इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं आपके सामने अगर एक पेन को रखता हूं तो दिस सरफेस इज योर कर्व्ड सरफेस, सो इट्स एरिया वेक्टर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है एक्स एक्सिस में। तो हाउ मच एंगल इज गोइंग टू बी, द एंगल इज गोइंग टू बी हाउ मच, एंगल हमारा होने वाला है कितना 90 डिग्री। हमारा एंगल हो जाएगा यहाँ पे कितना 90 डिग्री। इट इज बीन cos 90 एंड व्हाट इज cos 90, दिस वुड बी 0। ओके, सो सेकंड फ्लक्स कितना हुआ, द फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस 0। सिमिलरली जल्दी से थर्ड के लिए हेल्प करेंगे, ई ए एंड व्हाट इज द एंगल फॉर द थर्ड सरफेस, थर्ड का एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, थर्ड सरफेस पे ध्यान देंगे। सो इट वुड बी cos 0 डिग्री, cos 0 1। So the flux through the third surface electric field is 50x, और थर्ड सरफेस के लिए क्या कोई मुझे x में हेल्प करेगा, थर्ड के लिए x कितना है 1 मीटर प्लस 1 मीटर विच वुड बी 2 मीटर। एरिया इज द सेम 25, सॉरी इट शुड बी मल्टीप्लाई, माई मिस्टेक, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। सो एरिया वुड बी सेम 25 इंटू 10 पावर -4 एंड cos 0 is 1। So what is the flux through the third surface, 25 5 जा 125, 125 2 जा कितना हो गया 250 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज आवर थर्ड फ्लक्स। तो हमारे पास 3 फ्लक्स आ चुके हैं बेटा। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस ये रहा हमारे पास, वी हैव फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस
and we have flux through third surface. Since we know that flux is a scalar quantity, so what is the net flux? The net flux should be the algebraic sum of all of them. So let us add negative 125 into 10 power minus 3 plus 0 plus 250 into 10 power minus 3. तो हमारे पास नेट फ्लक्स कितना आ गया बेटा? द नेट फ्लक्स इज 250 minus 125. इट शुड बी न्यूमेरिकली 125 into 10 power minus 3 Newton meter square per coulomb. This is the part of our first part, answer of the first part, sorry. So what is the net flux through the cylinder? It should be 125 into 10 power minus 3. Now he is asking one more thing in the question, and that thing is, what is the charge enclosed by the cylinder? So for this we have to use Gauss's law. We all know that what is the Gauss's law? Gauss law states, क्या कहता है Gauss law? It states that the net flux through any surface is always equal to how much? Is always equal to 1 by efficient naught times of total charge enclosed. तो हमारे पास यहाँ पे Q net कितना आएगा? It should be the net flux into efficient naught. Okay, ये मेरे शायद मेरे बैक साइड में जा रहा होगा, तो हम इसे यूज कर लेते हैं यहाँ पे. ओके, सो हमारे लिए नेट फ्लक्स, आई एम टेकिंग द न्यू स्लाइड पे एक बार चल लेते हैं प्लीज एवरीवन. सो वी आर स्विचिंग टू द न्यू स्लाइड, क्योंकि यहाँ पे फिल हो गया, तो एक बार न्यू स्लाइड पे देख लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे व्हाट वुड बी द नेट चार्ज? द नेट चार्ज वुड बी हाउ मच? Sorry, net flux would be the net charge enclosed by efficient naught as per the Gauss's law. Okay, so हमारे पास net charge enclosed कितना हुआ? The net charge enclosed would be efficient naught times of the net flux. So what is the value of efficient naught? It is 8.85 into 10 power minus 12. And what is the net flux through the surface? क्या आया था net flux? चलिए back to the slide. हमारे पास नेट फ्लक्स कितना आया था? 125 into 10 power minus 3. तो हमारे पास नेट फ्लक्स इज 125 into 10 power minus 3. दिस शुड बी आर नेट चार्ज इन कूलम. ओके, दिस इज द मल्टीप्लाई पार्ट. तो आई थिंक ये तो आप लोग कर ही सकते हैं. डन है? सो अप टू दिस पार्ट वी हैव डन वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डन है? तो आई थिंक द क्वेश्चन इज बीन क्लियर. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके पास क्लियर होगा. ही इज आस्किंग फॉर द net charge, first of all he is asking for the net flux, and then he is asking for the net charge. Again I will say and I will conclude, this question will carry the 3 marks. कम से कम आपका ये 3 marks ही carry करने वाला है. Okay, now proceed to the next one. चलिए next one पे आ जाते हैं. It is also been related to the flux but it is in a different manner. तो एक बार थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से ये related है. So question is, read that question एक बार देखते हैं. He says, given number of electric field, given a uniform electric field E vector is equal to 5000 I cap Newton per coulomb. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना? 5000 I cap means the electric field is along the x axis. Okay, Newton per coulomb. Okay, one thing that I want to highlight in this question, that with the electric field यहाँ पे बेटा कोई x, y ऐसा कुछ नहीं लिखा है. It is just only a magnitude value. So it implies that this electric field is constant. वैसे तो यहाँ पे लिख दिया गया है आगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अगर ये वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा होता और केवल लिखा होता इलेक्ट्रिक फील्ड 5000 आई कैप न्यूटन पर कूलम, तो आपको बाय डिफॉल्ट इसे समझना पड़ता कि ये कांस्टेंट है. Okay, now he is asking what is the flux of this field through a square of side 10 centimeter. तो हमारे पास एक स्क्वायर सरफेस है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर. तो आई थिंक हम उसका एरिया पहले ही बना ले. सो व्हाट वुड बी इट्स एरिया? इट्स एरिया वुड बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट मैं उसे मीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया थ्रू दैट, एरिया ऑफ दैट when the plane is parallel to the YZ plane. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए आई विल ट्राई टू मेक अ स्मॉल एक डेमोन्स्ट्रेशन यहीं पे आपके साथ बोर्ड पे करने की कोशिश करता हूं. तो एक बार इस पे आ जाते हैं. ओके, एक बार सब ध्यान देंगे प्लीज एक बार इस पे.
सो इट गोज समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स सपोज ये हमारा बेटा एक्स एक्सिस है, दिस वन इज आर वाई एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस वन इज z एक्सिस. ओके, तो ये हमारे 3 एक्सिस है. नाउ ही सेज वी हैव अ स्क्वायर प्लेन. वो जो हमारा स्क्वायर था जिसका साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है वो हमारे पास अवेलेबल है, वो YZ प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है. तो YZ प्लेन कौन सा हुआ? दिस इज द YZ प्लेन. ये है YZ प्लेन, y एक्सिस और z एक्सिस. तो हमें इसको इसके पैरेलल रखना है, तो हमने इसको YZ प्लेन के पैरेलल रख दिया. सो लेट्स सपोज दिस इज दैट स्क्वायर जो हमारे पास अवेलेबल था, एंड वी हैव प्लेस्ड दिस पैरेलल टू द YZ प्लेन. ठीक है, हमने इसको YZ प्लेन के पैरेलल रख दिया. तो इफ इट इज पैरेलल टू द YZ प्लेन, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स एरिया वेक्टर? इट्स एरिया वेक्टर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. यानी इसका फेस कहां पे है? जैसे मैं आपको बताता हूं, एरिया वेक्टर मींस नॉर्मल वेक्टर, यानी उसका फेस कहां पे होगा. सो वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द फेस ऑफ दिस? द डायरेक्शन ऑफ द फेस इज टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस. और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां थी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस पे थी. सो इट मींस इन द पार्ट 1 व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू द YZ, तो पैरेलल टू द YZ है, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होगा? 0 डिग्री. सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट एंगल वुड बी हाउ मच? 0 डिग्री होने वाला है, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस होगा. तो हमारे लिए फ्लक्स कितना हुआ? सो अब अपना सिंपल सा है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स? It is EA cos 0. Okay, so what is the electric field? It is 5000 जो कि यूनिफॉर्म है. एरिया कितना आया था? 10 power minus 2. This is the area जो हमारे पास अवेलेबल है. So what is the net flux? The flux through the surface, it would be 10 power minus 2 cancel, so it would be 50 Newton meter square per coulomb. यूनिट और ऐसा यूनिट को कोई लेफ्ट नहीं करेगा. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द CBSE में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. होप एम आई क्लियर विद द पार्ट 1? चलिए अब पार्ट 2 पे काम कर ले एक बार. नाउ पार्ट 2 को स्टडी करते हैं. मींस पार्ट 2 मींस ऐसा फिर से नहीं लिखा है, बट फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट डज पार्ट 2 सेज? पार्ट 2 सेज व्हाट वुड बी द फ्लक्स, व्हाट वुड बी the flux through the same square. What would be the flux through the same square if the plane makes 30 degree with the x-axis? Who makes? Plane. Plane word means surface. तो एक बार फिर से देखते हैं. Let's suppose this is the x-axis जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था. अब जो स्क्वायर है, let's suppose this is the square जो हम लोगों ने लिया था. तो एक बार सब ध्यान से देखेंगे. दिस इज द प्लेन ऑफ द स्क्वायर. ये स्क्वायर का प्लेन है. प्लेन वर्ड मीन्स सरफेस. तो आपका जो सरफेस है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, सरफेस. तो इसका एरिया वेक्टर, आई थिंक दिस वुड बी द एरिया वेक्टर. सो एरिया वेक्टर वुड मेक हाउ मच? 60 डिग्री. व्हाई इट मेक्स 60 डिग्री? बिकॉज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी वो नॉर्मल वेक्टर कहलाता है. तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हम लोग थ्योरीज में ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुके हैं. दैट इन द फ्लक्स फॉर्मूला, व्हेन द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स इज EA cos थीटा, दिस थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. तो हमें एरिया वेक्टर का एंगल चाहिए, तो हमारे लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? EA cos थीटा. What would be the angle between area vector and electric field? It is 60 degree. ये थोड़ा सा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल थिंग है जो आपको समझना पड़ेगा, रादर देन ये सोचते हुए कि यहां पे तो डायरेक्ट 30 डिग्री दिया हुआ है तो चलिए एक बार उस पर काम कर लेते हैं. डन है? तो आई थिंक अब आपका क्वेश्चन आसान है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5000, एरिया इज 10 power negative 2, एंड व्हाट इज cos 60? Cos 60 is 1/2. Okay, so when we solve, it would be 50 by 2, which is how much? 25 Newton meter square per coulomb. Am I clear with that? So this is the how we can also calculate, and this is, you can say, another variety of the numerical related to the electric flux. Interesting था.
लॉजिकल भी था और कॉन्सेप्चुअल भी था। डन है? सो आई होप क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोई बात नहीं है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं बेटा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 12 सेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो चलिए अपना गिवन साथ के साथ लिखते चलते हैं, जैसे हम लोग क्लासरूम में या अपनी शीट पे, आप हमेशा ऐसे ही वर्क कीजिए तो इट वुड बी बेनिफिशियल। So 2a represent the length of dipole 4 centimeter, which is 10 power minus 2 meter. So this is your length of dipole. Okay, when it is placed with its axis make angle 60 degree. So its dipole axis कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है with uniform electric field. So electric field is uniform है, बट ये नहीं बताया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये मालूम है यूनिफॉर्म है, मींस इट इज बीन कांस्टेंट थ्रू आउट। सो कॉन्सेप्ट क्या है? वी हैव अ डाइपोल विच इज बीन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो आपके दिमाग में बेल बज जाना चाहिए दैट वेन एवर द डाइपोल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस व्हाट? टॉर्क। पक्का टॉर्क की बात तो होना ही चाहिए था। और अगर हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो हमें साफ साफ ऊपर दिखाई भी दे रहा है, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। So how much torque is acting? So the torque acting is how much? 4 root 3 Newton meter. So this is the amount of torque is acting. Now he is asking what is the, or he is asking calculate the potential energy of the dipole if it has changed. Sorry, it is not the change, it would be the charge. It would be the charge. ठीक है? So if it has the charge 8 न्यूटन कूलम, अगर इसका चार्ज कितना है? 8 न्यूटन कूलम हमारे पास चार्ज गिवन है। सो व्हाट इज द चार्ज? Q इज इक्वल टू हाउ मच? 8 नैनो कूलम, सॉरी इट शुड बी 8 नैनो, माई मिस्टेक, इट इज माई एरर। सो इट इज 8 नैनो कूलम। नैनो मीन्स 10 power minus 9 please. So this is the value of the charge which is being given. So what is the teacher is asking? Teacher is asking for the potential energy. And what is the expression for the potential energy? Minus PE cos theta. प्लीज बेटा, सिंस वी आर डीलिंग विद द न्यूमेरिकल्स एंड लॉजिकल क्वेश्चंस, सो आपको सबसे पहले अपनी थ्योरी को अंडरस्टैंड करके रखना पड़ेगा, उनके फॉर्मूलेज, उनके ऑल द लॉजिकल पार्ट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी न्यूमेरिकल सक्सेसफुली काम कर पाएंगे। सो फॉर द पोटेंशियल एनर्जी वी नीड स्मॉल पी। स्मॉल पी स्टैंड्स फॉर डाइपोल मोमेंट। चलो ये तो आसान है। तो डाइपोल मोमेंट हैज अ फॉर्मूला Q इंटू 2a। व्हाट इज Q? 8 इंटू 10 पावर माइनस 9। What is length of the dipole? 4 into 10 power minus 2. So I think we can solve 8 4 32 into 10 power minus 11 what? Coulomb meter. So this is my dipole moment. तो हमारे पास P का अरेंजमेंट हो गया, यानी हमें P चाहिए था, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये हमारे पास आ गया। थीटा हमारे पास अवेलेबल है 60 डिग्री, क्योंकि उसी जगह पे पूछा है। बट वी डू नॉट हैव वन थिंग, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है, एंड दैट एक्स्ट्रा थिंग इज टॉर्क। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क? द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क इज PE sin थीटा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हेयर? हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, टॉर्क डिवाइडेड बाय P sin थीटा। इज दैट ओके? आई थिंक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉर्क की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बात हो रही है, तो आई थिंक वी विल रिप्लेस दैट। तो चलिए एक बार इसे रिप्लेस कर लेते हैं। एंड नाउ वंस वी रिप्लेस दैट, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा? माइनस P। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? टॉर्क डिवाइडेड बाय P sin थीटा इंटू कॉस थीटा। P कैंसल विद द P। हमने थोड़ा सा यू कैन से अपने फॉर्मूले को इंप्रोवाइज करना शुरू कर दिया है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? नेगेटिव ऑफ टॉर्क कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो आप चाहें तो इसे कॉस बाय साइन भी रख सकते हो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और चाहे तो कॉस बाय साइन आप सब जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो राइट नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा। कॉट चला जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। ओके, और अगर किसी को कॉट की वैल्यू याद नहीं है तो वो अपने आप को 10 में भी रख सकता है, तो ही और शी कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? U इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय टेन थीटा। आई थिंक वो कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं U इज इक्वल टू नेगेटिव टॉर्क डिवाइडेड बाय टेन थीटा।
अब काम कर लो. सो इट इज इक्वल टू माइनस टॉर्क इज हाउ मच 4√3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? थीटा इज 60 डिग्री. व्हाट इज tan 60 डिग्री? tan 60 इज इक्वल टू √3. √3 cancel with the √3. So what is the potential energy? Negative of 4 joule. Am I clear with the answer? आप चाहें तो ऐसे भी काम कर सकते हैं, आप चाहें जैसे भी काम कर लीजिए. और वैसे मैंने आपके साथ P का वैल्यू इसलिए कैलकुलेट करवाया, वैसे हमें यहाँ पे P का ज़रूरत नहीं था. तो कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे सर वाई वी आर अननेसेसरी कैलकुलेटिंग द P, बट आई वॉन्ट टू टेल बेटा हेयर वी आर डूइंग विद द प्रैक्टिस. हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस और पॉसिबल केसेस और पॉसिबल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो देयर आर सम क्वेश्चंस जो मैंने बोर्ड में देखे हैं और आप भी इन फ्यूचर अपनी असाइनमेंट्स में देखेंगे कि सम टाइम इसी क्वेश्चन में एक पार्ट बना देता है एंड ही माइट बी आस्क्ड कैलकुलेट डायपोल मोमेंट. एक बार पूछ लेता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दोनों चीजें कैलकुलेट करके बताओ, और फिर पूछता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर हमसे इंडिविजुअली पूछा जा रहा है तो इट इज बीन अ मैंडेटरी पार्ट कि हमें पी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सॉरी ये शायद माय मिस्टेक, ये यहाँ पे एरो लोगों के नीचे जा चुका है, तो एक बार वापस आ जाते हैं. यानी हमसे कैलकुलेट पी भी कैलकुलेट करवा सकते हैं इंडिविजुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल एनर्जी. और जब ये इंडिविजुअली मेंशन होगा कि कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा हमें इंडिविजुअली वो चीजें कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी. हाँ, इस क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि सर ही इज ओनली आस्किंग फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, तो व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग पी और ई, हम नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे. वो आप कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में ऐड होता है तो आप फिर ये शॉर्टकट नहीं, फिर आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा. बिकॉज सीबीएसई इज बीन वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड द इंडिविजुअली यू कैन से द सब पार्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है. क्लियर है? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज बीन क्लियर ऑल्सो. Okay, now we are proceeding to the next question. So next question is been a theoretically, so I particularly take this क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा थ्योरी है, तो इसका मतलब ये आपके लेक्चर से ही हो जाएगा, बट उसके बावजूद मैंने इसे क्यों रखा है? बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज. ओके, इस क्वेश्चन की 2 लैंग्वेजेस हो सकती हैं, तो प्लीज सब एक बार ध्यान देंगे. द अबव लैंग्वेज जो हमारे पास अवेलेबल है, एक बार उस पर ध्यान देंगे. क्वेश्चन नंबर 13 अबव लैंग्वेज, अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू is placed at vicinity. Vicinity means infinity, यानी very far away रखा गया है from a uncharged conducting plate. Okay, तो sketch the electric field line from this the source. तो I want कि आप इस क्वेश्चन पे ज्यादा कंसर्न करें, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का जो अब तक मैंने डिस्कस किया यहां तक, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हाट ही सेज, वी हैव अ प्लस क्यू चार्ज. हमारे पास कैसा चार्ज है? हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है. दिस इज आर प्लस क्यू विच इज बीन प्लेस एट विसिनिटी. विसिनिटी मीन्स इंफिनिटी, यानी बहुत दूर रख दिया गया है एक अनचार्ज प्लेट से. सो दिस इज आर अनचार्ज प्लेट. ओके, तो ये हमारी अनचार्ज प्लेट है. तो हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, तो वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी सरफेसेस. तो हमें उससे ओरिजिनेटेड करना है. तो अनचार्ज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनचार्ज. अनचार्ज मींस नेट चार्ज इज जीरो. और ये चीज मैंने लेक्चर में भी बताई थी कि नेट चार्ज जीरो डज नॉट इंप्लाइज दैट कि बेटा उसके पास चार्ज ही नहीं है. नेट चार्ज जीरो मीन्स उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर बराबर होंगे. जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि मान लीजिए उसके पास नेगेटिव 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 3 नेगेटिव एंड आई हैव टेकन 3 पॉजिटिव, ऐसे हैं. बट अब हमने एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे रख दिया है, तो अब ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट का क्या करेगा? पोलराइजेशन करेगा. और पोलराइजेशन से होगा क्या कि चार्ज की जो असेंबलिंग है वो स्विच हो जाएगी. तो एक बार असेंबलिंग देख लेते हैं. तो जितने भी चार्जेस थे एक बार रिमूव कर लेते हैं. ये सारे चार्जेस रिमूव कर रहा हूं मैं, एंड नाउ दे आर गोइंग टू बी असेंबल्ड. वो वापस से असेंबल्ड होने वाले. क्या होने वाले हैं? असेंबल्ड होंगे. क्या होने वाले हैं? असेंबल्ड. और असेंबल्ड होने के बाद प्लस है, तो ऑन दिस साइड देयर वुड बी नेगेटिव इफेक्ट. तो इस साइड में तो नेगेटिव इफेक्ट हो गया, और ऑन द अदर साइड देयर वुड बी पॉजिटिव इफेक्ट. इसी फिनोमिना को क्या बुलाते थे? दिस फिनोमिना वाज नोन एज पोलराइजेशन. ठीक है, तो अब चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव. नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड. अब सिंस आपका चार्ज कहां रखा था? इंफिनिटी पे रखा था. इंफिनिटी मतलब वेरी फार अवे.
तो इसका मतलब अगर इन्फिनिटी पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्लेट तक पहुंचेंगी तो दे वुड बिकम पैरेलल। क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और ये भी हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है। ओके, सो इस पॉजिटिव के तो देखो आउटवर्ड जा रही हैं, सो दे आर आउटवर्ड फ्रॉम दिस पॉजिटिव, बट प्लेट के इस साइड पे वो इनवर्ड जा रही हैं क्योंकि यहां पे नेगेटिव इफेक्ट इकट्ठा हुआ है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ द प्लेट। वहां पे कैसा चार्ज इकट्ठा होगा? पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएंगी, तो वही इनवर्ड वाली आउटवर्ड जाने वाली है। Okay, and this would be the direction, or this would be the pattern of the electric field line when a charge is being placed vicinity from the uncharged conductor। तो I think इस 13 का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका डायग्राम क्लियर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। नाउ द सेकेंड पार्ट, उसको लेके मैं आपसे कोई डिस्कशन ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा बिकॉज डायरेक्ट है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो ये तो डिफरेंट है, सिंपल है, ये हमारी गॉस की सेकंड एप्लीकेशन डायरेक्टली पूछ ली गई है दैट वी हैव अ चार्ज कंडक्टर। इसके बारे में बात नहीं कर रहा, एक चार्ज कंडक्टर है, लेट सपोज हम लोगों ने इसे चार्ज कर दिया एंड हुज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा। ये अभी भी अनचार्ज है बेटा, देखो ध्यान पे, देखो कोई इस पे ना देखे कि हमें इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, क्योंकि एक साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर है, बट हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है प्लस सिग्मा, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो आई थिंक ये इजी है, और एक्सप्रेशन आपका क्या होने वाला है? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर और कंडक्टिंग शीट। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड? द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एफिशिएंट नॉट, और अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो इट वुड बी अलोंग दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल वेक्टर होंगी। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होने वाली हैं, और अगर ये नेगेटिव होता तो ये इनवर्ड जाती, बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो दैट्स व्हाई इट शुड बी नॉर्मल वेक्टर। तो आई थिंक ये तो आप अपने लेक्चर से भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट है। ओके, नाउ आई वांट टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल सामने रखा हुआ है और डाल के। ये और इसलिए डाला गया है क्योंकि ये इसके लिए पैटर्न और काम तो वही करना है बट लैंग्वेज डिफरेंट है। सो दिस बिलो क्वेश्चन विल, और दिस पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। So this question is the 5 marks in the CBSE, तो हमें एक्सप्लेनेटरी पार्ट और सब पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, और में जो आया इसका लैंग्वेज, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, राइट से ऐसा यूनिट, ये ऑलरेडी हम लोग अपने लेक्चर 1 में कर चुके हैं। नंबर बी पार्ट ध्यान से देखेंगे, यूजिंग गॉसेस लॉ प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट इज इंडिपेंडेंट टू डिस्टेंस। इस लैंग्वेज को लेके आने का मेरा एक पर्टिकुलर रीजन था बेटा, और वो ये, आप सब ध्यान देंगे व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास अवेलेबल आया। फाइनल एक्सप्रेशन क्या है? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एफिशिएंट नॉट, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ड्यू टू शीट कंडक्टर जो हमारे पास है, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1 इज सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। नंबर 2 इज द परमिटिविटी, एंड परमिटिविटी डिपेंड्स नेचर ऑफ मीडियम क्या है। तो इसका मतलब हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर यानी सेपरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को डिराइव करते टाइम हमने पी पॉइंट एट अ आर सेपरेशन लिया था, बट फाइनल एक्सप्रेशन आया नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द आर, और यू कैन से इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस। अब इस बार क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि डिराइव कीजिए एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में डाल दिया गया है, एंड दैट इनडायरेक्ट वर्जन इज कि शो कीजिए कि वो आर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब आपको फिर से यही डेरिवेशन ही करना है, बट लास्ट में एक लाइन आ जाएगा जो आप लोग ऐड करेंगे, और लाइन क्या आनी चाहिए? इट शोज दैट। क्या लिखेंगे लास्ट में? इट शोज दैट, ये मेंशन आना चाहिए, दैट इट शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू डिस्टेंस। ये आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी लैंग्वेज में आंसर देना पड़ेगा। समझ गए बात? तो कहीं ये ना करें कि आप एक्सप्रेशन छोड़ के आ जाएं और फिर बाद में कहें सर हमने तो एक्सप्रेशन किया था बट हमारे फिर भी मार्क्स कट गए, क्योंकि मैंने आपसे यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं पूछा, मैंने आपसे ये पूछा है कि ये प्रूव करके या शो करके दिखाइए कि वो सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको
एक्सप्रेशन के बाद ये लिखना पड़ेगा। ओके, ये नहीं बोलना कि सर आप समझ ही गए हो कि इतना तो होता ही है, तो वैसे तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ समझता ही है ना। ओके, तो बी पार्ट आई थिंक डन है। ओके, सी पार्ट केवल रीड करेंगे क्योंकि वो रीडिंग से ही हो जाएगा। सी पार्ट इज एवरीवन हाउ दिस फील्ड इज डायरेक्टेड इफ द शीट इज पॉजिटिव। तो शीट पॉजिटिव का तो मैंने ड्रॉ कर ही दिया है, अगर नेगेटिव शीट होता तो कैसा होता, इनवर्ड हो जाता। तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आई थिंक एम आई क्लियर विद दिस 5 मार्क्स क्वेश्चन के साथ मैं आई थिंक क्लियर हूं कि हमारे लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या क्या हैं जो हमें यहाँ पे समझने थे। डन है। सो दिस इज अबाउट हमारा जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हमारे पास अवेलेबल था। डन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल है, एक बार इस पे ध्यान दे लेते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या क्या है, दैट ही सेज वी हैव अ 3 पॉइंट चार्जेस, Q है हमारे पास, ये रहा हमारे पास Q। ओके, देन -4Q एंड +2Q आर प्लेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, जैसा कि हमें दिखाया गया है। ओके, तो नाउ ही इज आस्किंग ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। तो मैं डायग्राम को यहाँ सेंटर पे ले आता हूँ ताकि हम लोग अब इस पे काम कर सके। चलिए, सो ही इज आस्किंग फाइंड द नेट फोर्स। सिंपल, सो Q मीन्स एट A, तो A पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, B और C। तो चलिए, फोर्स एक्टिंग ऑन A, एवरीवन फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट Q। A पर चार्ज आपका Q था, B पर चार्ज कितना है -4Q डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन विच इज L, क्योंकि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो इसकी साइड यहाँ पे L चलेगी। ओके, यहाँ पे मैंने साइन माइनस यूज किया। अब मैं बात अपनी उसी बात और स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ, दैट नेवर एवर यूज द साइन ऑफ द चार्ज इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के न्यूमेरिकल्स में प्लीज साइन यूज मत कीजिए, बिकॉज दैट साइन विल इंडिकेट द डायरेक्शन। तो एक बार ध्यान दे लेते हैं, यहाँ पे A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव, सो द फोर्स वुड बी अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव का डायरेक्शन आई थिंक यही होने वाला है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। क्लियर है। तो चलिए, ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। तो डायग्राम कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए L हटा दिया, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो दिस इज आवर फर्स्ट फोर्स। सेकंड फोर्स कौन लगाएगा A पर, C की वजह से, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट चार्ज ऑफ A विच इज Q, दिख रहा है आपको, चार्ज ऑन C विच इज 2Q डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर। डन है। ओके, आप डायरेक्शन दे लेते हैं, सिंस बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी रिपल्सिव। सो दिस इज FAB था and this is FAC. Okay, so we have two forces and can anybody indicate what should be the angle, कितना होना चाहिए बेटा, try this, it is equilateral, तो this angle is 60 degree, तो this would be 120 degree। तो हमारा resultant force कितना आएगा, R is equal to root over FAB square plus FAC square plus 2FAB FAC cos 120 डिग्री। Am I clear to that? I think ये डन है। चलिए, अब इसे सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट अप्रोच जो आपको ध्यान में रखनी है और जिसको लेके प्लीज आप हमेशा कंसर्न रहेंगे क्योंकि वो आपको थोड़ा हेल्प कर देगा। ओके, इन FAB इट इज 4Q, तो इज दैट ओके इफ आई राइट 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट 2 इंटू Q इंटू 2Q बाय L स्क्वायर, आई थिंक ऐसे लिख लें। अब इस वाली टर्म पे सब ध्यान देंगे प्लीज, इस 2 को लेफ्ट कर दीजिए और ये जो मैंने अभी बनाया है ना, ये जो मैंने सर्कल करने की या क्लोज करने की, दिस इज FAC, साफ साफ दिख रहा है। तो अगर ये FAC है बेटा, तो आई थिंक हम FAB को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ FAC, यानी वी हैव रिलेट FAB एंड FAC, हमने इन दोनों को क्या कर लिया है, रिलेट कर लिया है। तो इससे रिजल्टेंट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलो FAB को क्या लिखोगे, 2FAC, और 2FAC का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 4FAC स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2 इंटू FAB की वैल्यू 2FAC इंटू FAC cos 120 नेगेटिव हाफ, बाय बाय कैंसिल,
तो चलिए एक बार सब ध्यान देंगे, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, रूट ओवर 4FAC² प्लस FAC², कितना हो गया 5FAC²। चलो लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 5FAC²। यहां पे कितना बचा, माइनस ऑफ 2FAC², माइनस, क्योंकि cos 120 माइनस हाफ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, ठीक है। तो यहां पे कितना बचा, रूट ओवर 3FAC², और इसको सॉल्व करेंगे तो √3 टाइम्स ऑफ FAC। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज √3 टाइम्स ऑफ FAC, और FAC कितना था, 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट 2 Q² डिवाइडेड बाय L²। दिस इज माय रिजल्टेंट। ओके, वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट आप सब जानते हैं, बट हेयर आई विल सजेस्ट कि यहां पे वैल्यू मत रखिए, क्योंकि यहां पे Q और L हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था जहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया था, जैसे मैं अभी कर देता हूं, इधर नहीं है बट जो आया था वो मैं मेंशन कर देता हूं। उन्होंने लिख दिया था टेक Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। उन्होंने बोल दिया Q को इतना ले लो और L को 2 मीटर ले लीजिए। इफ दे मेंशन, अगर वो मेंशन करते हैं देन आप अपनी Q और L की वैल्यू रख दीजिए लास्ट में, और फिर आप 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट की वैल्यू रखिए, क्योंकि आप उस Q और L को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर हम यहां पे 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट की वैल्यू रखते हैं तो आई थिंक वो सॉल्यूएबल ही नहीं है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। Am I clear? So this is the magnitude of the force। ये हमारे पास रिजल्टेंट का क्या आया बेटा, मैग्नीट्यूड आया। अब रिजल्टेंट की हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए अब हमें। तो यहां पे काम कर लेते हैं डायरेक्शन के ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, tan बीटा। क्लास 11th को याद कीजिए, tan बीटा। और मैंने लेक्चर में भी स्टार्टिंग में जब आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल्स करवाए थे इलेक्ट्रोस्टैट्स के, तो आपको बताया था कि वेक्टर में काम कैसे करते हैं। तो tan बीटा फॉर्मूला इज b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो लेट सपोज हमारा रिजल्टेंट यहां पे है और हमारा रिजल्टेंट ये एंगल बना रहा है, कुछ एंगल ले लेते हैं यहां पे। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस ग्रीन लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट, एंड रिजल्टेंट को FAB के साथ ले लो, FAB के साथ ले लेते हैं बीटा। तो दिस एंगल इज बीटा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा बीटा है। तो अगर ये एंगल हमारा बीटा है तो FAB जो है बेटा, FAB हमारे लिए A का काम करेगा, और FAC जो है वो हमारे लिए B वेक्टर का काम करेगा। जैसा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास tan बीटा कितना आता है, देखते हैं एक बार सब। तो हमारे लिए tan बीटा कितना आएगा, tan बीटा इज इक्वल टू B माने FAC साइन थीटा कितना डिग्री था, 120 था थीटा, ये हमारा 120 था एंगल बिटवीन FAB एंड FAC। A कितना है, सॉरी माय मिस्टेक प्लीज, मैं थोड़ा फ्लो में लिख गया जल्दी से। तो इट इज B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस, मैं बोला तो था बट लिखते टाइम आई मिस दैट प्लस। ओके, सो इट वुड बी A प्लस, A इज हाउ मच, FAB प्लस B क्या है, FAC cos 120। Now we have to solve this। हमें अब इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसके लिए वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे वर्क कर लेते हैं। तो हमारे लिए tan बीटा क्या चल रहा था, tan बीटा इज इक्वल टू B कितना था, चलिए एक बार उसको कॉपी करके ही ले आते हैं, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो और हम लोग भी इस चीज को लेके कंफ्यूजन में ना जाए। ओके, तो चलिए एक बार ध्यान दे लेते हैं इस वाले पार्ट पे। तो सो आफ्टर प्लेसिंग दैट, यहाँ पे हमें साइन 120 और इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो चलिए इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। एक सेकेंड, सो द वैल्यूज आर इन दिस मैनर। तो ये रही हमारी वैल्यूज, और इन वैल्यूज को एक बार ऊपर लेके चल लेते हैं। सो हेयर वी हैव tan बीटा जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था। तो tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। चलो ओके, अब हमारे पास एक रिलेशन था जिस रिलेशन को हम लोग यूज कर रहे थे, FAB और FAC का रिलेशन बेटा। सो tan बीटा इज इक्वल टू
एफ ए सी को तो एफ ए सी ही रहने देते हैं, साइन 120, पहले तो मुझे इसमें हेल्प करना है आप लोगों को, साइन 120 हेल्प करेंगे, कितना होने वाला है साइन 120, इट इज बीन √3/2, क्लियर है। एफ ए बी विच इज 2 टाइम्स ऑफ एफ ए सी था, प्लस एफ ए सी cos 120 माइनस हाफ, ओके। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें सो इट वुड बी √3/2 एफ ए सी डिवाइडेड बाय टू, एफ ए सी कॉमन ले लेते हैं ऊपर से नीचे से डिनोमिनेटर में, एंड इट वुड बी 2 नेगेटिव हाफ। सो एफ ए सी कैंसिल विद द एफ ए सी, वॉट लेफ्ट √3/2, 2 नेगेटिव हाफ कितना आ गया आपका 3/2, by 2 कैंसिल, सो व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा इज √3 डिवाइडेड बाय 3 and it would be how much 1/√3, and what is the value, tan की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पे होती है, it is at 30 डिग्री। so what is the value of beta that we got, the beta is at 30 डिग्री। so if we switched back to that, तो अगर हम वापस आते हैं तो हमें यहाँ पे वापस से बीटा कितना मिल रहा है 30 डिग्री। तो ये हमारी डायरेक्शन है जो हमें यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी, और वो डायरेक्शन आपको देनी बहुत जरूरी है, that beta is at 30 degree means resultant is going to make 30 degree with AB side, AB वाली साइड के साथ आपका रिजल्टेंट 30 डिग्री बनाने वाला है। Am I clear with that? तो आई थिंक ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने अपने लेक्चर के दौरान भी किया था, और उस टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्शन इज अ वेरी मस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। Am I clear with the question number 14? So यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड और इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने उसकी डायरेक्शंस भी देखी, क्लियर है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही हिस्सा है, बट इसको मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आपको, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ कर चुके हैं, बट आई विल वेरी मच टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इन द लेटर क्लास, मीन्स इन द पोटेंशियल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पोटेंशियल और कैपेसिटर पोटेंशियल वाले हिस्से से आता है। तो व्हेन वी स्विच टू द पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बट फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी के साथ था। 5 मार्क्स वॉज दिस क्वेश्चन वॉज कैरिंग द 5 मार्क्स इन द CBSE, और अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास तो हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने इसे इसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो चेंज नहीं की है। तो दिस टाइम ही इज आस्किंग फॉर द वर्क डन, तो वर्क डन टू सेपरेट, तो वर्क डन सेपरेट करने के लिए हमें अब इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और 3 चार्जेस हैं A, B और C। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किस किस की जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AC प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC, तीनों पोटेंशियल एनर्जीज जाएंगी। ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, और तीनों पोटेंशियल एनर्जी का सम करने के बाद हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सो वर्क डन टू डिसोसिएट, ये हम लोगों ने किया था ना कि उसको तोड़ने के लिए कितना वर्क डन चाहिए, नेगेटिव ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी जितना भी हमारे पास है। बस सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा, बट इसकी टोटल और अच्छे से प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कहां पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, यानी नेक्स्ट जब हम लोग आगे पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे वर्क करेंगे वहां पे हम लोग डील करेंगे। ओके क्लास, दिस इज बीन वेरी मच इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आपके सीधे से बात है, इसकी टैगलाइन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको आपकी NCERT एक्सरसाइज में मिल जाएगा, 2018 में भी आया था, और उससे पहले 2016 के सैम्पल पेपर में भी था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही रखता है, और इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे पास ज़्यादा रह जाता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, सब एक बार समझने की भी कोशिश करेंगे। सो एवरीवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और लॉजिकल है, कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल है, बट आराम से समझ में आएगा इफ़ यू ट्राई। नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे बाद में बता सकते हैं, हम लोग एक बार इसको फिर से ट्राई कर सकें, बट यहाँ पे देखेंगे। सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेज, एक बार स्टार्ट कर देते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हो जाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज नंबर है। हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। व्हाट डज क्वेश्चन सेज, ही सेज a point charge small q is at a distance of d/2 directly above the center of the square of the side d. So we have a square, आपको एक स्क्वायर प्लेट दिखाई दे रही है जिसका साइड है d,
ओके और उस स्क्वायर प्लेट के डायरेक्टली अबव एक क्यू चार्ज रखा गया है. सो इफ आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन, अगर मैं आपको देना चाहूं तो आप एक बार यहां पे ध्यान देंगे. ओके सो इन माय हैंड मैंने एक स्क्वायर, एक प्लेट लिया हुआ है, एक राइटिंग पैड है जिसके बेसिस पे मैं आपके सामने अभी लिख रहा था. तो उस राइटिंग पैड पे आपको दिख ही रहा है. तो इस राइटिंग पैड को इमेजिन दैट ये एक स्क्वायर प्लेट है. इमेजिन कर लीजिए ये आपका क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है. ओके जिसका साइड स्मॉल डी है, वैसे रेक्टेंगल है बट आपको स्क्वायर प्लेट है. ओके तो आई थिंक ये ऐसे रखा गया, तो अभी आपको बिल्कुल प्लेट ऐसे बिल्कुल सामने से वैसे दिख रही होगी. एंड नाउ अ क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज ले लेते हैं. ओके समथिंग, मेरे पास एक पेन का कैप है, सो दिस इज द पेन कैप जो मैं आपके सामने रख रहा हूं. एंड दिस क्यू चार्ज इज प्लेस d/2 डायरेक्टली अबाउ. इसके d/2 डिस्टेंस ऊपर रखा गया है, ऐसे समझ रहे हो इस बात को. ओके नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट प्लेट. इस प्लेट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा. ओके यूज द गॉसेस लॉ, जैसा कि आप लास्ट स्टेटमेंट को देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है यूज गॉसेस लॉ. सो अब हमें गॉसेस लॉ को यूज करना है. अब सारे बच्चे गॉसेस लॉ को रिपीट करेंगे. व्हाट इज गॉसेस लॉ स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एफिशिएंट नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज. तो टोटल चार्ज इनक्लोज चाहिए. इनक्लोज के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज. बट ये तो हमारे पास एक प्लेट है, तो प्लेट तो क्लोज कैसे हो सकती है, तो प्लेट हमारे पास क्लोज नहीं है. तो अब आपको थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. तो सब ध्यान देंगे. ये हमारी एक रियल प्लेट है जो अभी आपके सामने, ये एक रियलिस्टिक प्लेट है और ये क्यू चार्ज है जो कितना है d/2. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा ही सिमिलर प्लेट जो इसके सामने होगा, एक ऐसा ही सिमिलर प्लेट जो राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, एक बैक साइड में और एक टॉप. इमेजिन, सारे बच्चे प्लीज इमेजिन करेंगे अपने दिमाग में. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आपको क्यूब दिखाई दे रहा होगा और एक ऐसा क्यूब दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर कौन सा चार्ज है, वही क्यू चार्ज. समझे. तो चलिए एक बार इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपके सामने. तो एक बार आप प्लीज यहां पे स्क्रीन पे ध्यान देंगे. तो स्क्रीन पे हम लोग अगर इमेजिन करें, तो यहां से अगर मैं इमेजिन करना शुरू करूं, ये मेरा लेफ्ट साइड का प्लेट, समझ गए. तो मैंने लेफ्ट साइड के, चलिए मैं इन टेक्स्ट को या फिर इन प्रीवियस को हटा देता हूं. तो आई थिंक आपको समझ में ही आ गया होगा कब कब आए थे. तो लेट अस रिमूव दैम सो दैट हमारे डायग्राम में ये कोई इश्यू ना करे. तो ये मेरा लेफ्ट साइड का प्लेट है. ऐसे ही मैं अपने एक राइट साइड का प्लेट ले लेता हूं. दिस इज माई राइट साइड प्लेट, दिस इज माई टॉप प्लेट. ये ऐसे ही मेरे बैक में होगा और ऐसे ही मेरे लाइन. तो आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है. तो वी हैव इमेजिन व्हाट, वी हैव इमेजिन अ गॉसियन सरफेस. हमने उस चार्ज के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ले लिया और वो गॉसियन सरफेस कैसा मिला, क्यूब. सो व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, आप जानते हो, द सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम. तो क्यूब है. तो अब हम अपना गॉस लॉ लगा सकते हैं. तो यूजिंग गॉसेस लॉ, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, किसका, क्यूब का, इज इक्वल टू 1/एफिशिएंट नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. बताइए कितना चार्ज इनक्लोज किया हम लोगों ने, हमारे क्यूब ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है. द क्यूब इज इनक्लोजिंग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज. सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब. बट हमसे ये नहीं पूछा गया था. हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, उस प्लेट से जो रियल में एग्जिस्ट कर रही है. रियल में एग्जिस्टिंग प्लेट कौन सी है भाई, रियल में एग्जिस्टिंग प्लेट ये वाली है जो डार्क ब्लैक लाइन से पहले बनाई गई थी, ना कि जो मैंने रेड मार्कर से या रेड लाइन से बनाई है. ठीक है. तो हमें उसका चाहिए, तो वो तो वन सरफेस है. और ऐसा ही एक लॉजिकल क्वेश्चन अगर आपको रिमेंबर है, हमने अपने पार्ट 1 में 1 मार्क्स में किया था, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस. क्यूब के एक सरफेस से कितना है, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द ईच प्लेट, जिसे हम स्क्वायर का नाम दे रहे हैं. तो क्यूब के पास कितने सरफेस, इट वुड बी 1/6 ऑफ द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, जो कि कितना होगा, 1/6 क्यू बाय एफिशिएंट नॉट. Am I clear with this question? आंसर बहुत छोटा है, आंसर में ज़्यादा लंबा नहीं है, आंसर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी जाने वाला है. आंसर वेरी इजी है. बट कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो आप समझ पा रहे हो वो ये कि ये आपके एक इमेजिनेटिव का हिस्सा है जिसमें लॉजिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा.
आपको बस उस गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। डन है। नाउ कंटिन्यू विद द बी क्वेश्चन, बी पार्ट जो इसी के साथ है। नाउ इफ द पॉइंट चार्ज इज मूव टू द डिस्टेंस डी, अब ये बोल रहा है कि अब हमारे पास जो एक क्यूब था, सॉरी स्क्वायर था, उसका साइड को डबल कर देते हैं, तो साइड को कर देते हैं 2D। ही सेइंग लेट अस द साइड बिकम्स 2D, और जो क्यू चार्ज था जो कि d डिस्टेंस पे था उसे स्क्वायर से, सॉरी d/2 डिस्टेंस पे था, अब उसे d डिस्टेंस पे कर देते। तो रीड करेंगे, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव फ्रॉम द डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अब d डिस्टेंस पे ले लेते हैं, जहां पे वो पहले d/2 पे था ना, यहाँ पे पहले d/2 पे था, अब उसे d डिस्टेंस पे ले लेना है और स्क्वायर को साइड को डबल कर देना है। नाउ ही इज आस्किंग हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स गेट अफेक्टेड। तो चलो इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। तो इस बार अगर हम अपना गॉसियन सरफेस फिर से इमेजिन करें, तो हमारा गॉसियन सरफेस फिर से क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, हमारा सरफेस फिर से एक क्यूब बनेगा, और अगर क्यूब बना तो हमारा फ्लक्स फिर से कितना आने वाला है? नेट फ्लक्स 1/एफिशिएंट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज, जो कि क्यू ही है, क्योंकि इनक्लोज तो उतना ही कर रहे हैं। तो ईच सरफेस से कितना आएगा, यानी उस स्क्वायर प्लेट से कितना आने वाला है? फिर से 1/6 Q/एफिशिएंट। सो हाउ डज फ्लक्स गेट अफेक्टेड? बताइए, फ्लक्स कैसे अफेक्टेड हुआ? सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फ्लक्स, और ये चीज तो हम लोग अपने पार्ट 1 में भी डिस्कस कर रहे थे, और गॉसेस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ही यही था दैट देयर वुड बी नो चेंज इन द फ्लक्स if the shape or the size of the body or that surface is being changed, unless until अगर चार्ज को चेंज नहीं करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा चार्ज यहाँ इस क्वेश्चन में या फिर यहाँ पे हमारे पास चार्ज तो उतने का उतना ही था, क्यू का क्यू ही था, तो दैट्स वाई देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट। Am I clear to that? I think done है। ओके, लास्ट एंड फाइनल, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, बस आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही हमने एक सिलेंडर का क्वेश्चन किया है, अभी करके गए थे हम लोग अभी। तो वहां पे बस शेप सिलेंडर था, यहाँ पे शेप स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो वहां पे 3 सर्फेसेस पढ़े गए थे, यहाँ पे कितने सर्फेसेस पढ़ेंगे? यहाँ पे हम लोग 6 सर्फेसेस पढ़ेंगे। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक साइड का नंबर 4 ले लो, ओके, राइट साइड को आप नंबर 5 ले लीजिए, और लेफ्ट साइड को आप नंबर 6। तो आई थिंक इसे आप इजीली डन कर सकते हो और आराम से। और वही 2 चीजें पूछी गई हैं जो उस क्वेश्चन में था, फाइंड द फ्लक्स एंड फाइंड द चार्ज। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज साइड। आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। तो आई थिंक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड कंप्लीट हो चुका है। सो ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन जो सीबीएसई में यहाँ से पूछे गए थे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, पॉसिबल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बट वैसे फिजिक्स में कोई लिमिट तो होती नहीं है बेटा, तो इट कैन बी गो अनलिमिटेड, आगे भी जा सकता है। सो that's from the today's side. We will meet next time with the electric potential in capacitance. Till then आप इसे complete करेंगे, इसे ख़त्म करेंगे, और जो भी आपके doubts और query हैं आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching. See you soon.